बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वही होगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के मनपसंद तमाम बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने एहतजाज किया, दंगा मुश्ती भी हुई, बीच में कोई गालम गलोच भी हुई, स्पीकर साहब गुस्से में भी आ गए। बहुत सारी चीज़ें आपने टीवी पे देख ली होंगी। लाइव ज़ाहिर है वो चल रहा था तमाम चैनल्स पर। और फिर आमिर लियाकत साहब का ये कहना कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ। पूछा कौन लाया है? जनाब वही जो लाते हैं। ये मैंने कल के वीलाग में, जो दोनों वीलाग्स में, उसमें जिक्र किया था कि जनाब 17 तारीख जो है, बल्कि इससे पहले भी एक वीलाग में मैंने कहा था 17 तारीख बड़ी अहम है, बड़ी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होंगी कि क्या है क्या नहीं है। और कल ये मैंने दो टोक कहा था कि ये रावलपिंडी वाले जो हैं उनका नाम लिया जा रहा है, जो अपोजिशन वो जो इनके इत्तेहादी हैं उनको बुलाने के लिए। ये आप पारा वाले नहीं बल्कि रावलपिंडी वाले जो साहबान हैं वो इस पर कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि जनाब उनकी ख्वाहिश है कि आप आएँ और ये बिल जो है वो मंजूर करें। और उसमें को कह रहे हैं ना पैसे पूसे का कोई मामला है, स्टेट बैंक वाला बिल बड़ा ज़रूरी था, IMF वगैरह और ये वो सौदेबाजी को इस तरह की, उस पर किसी वीलाग में बात करेंगे। और फिर ये अफवाहें फैली रही जनाब कि जब इजलास हो रहा था तो फैज़ हमीद साहब ऐवान सदर में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने ऐवान सदर में क्यों बैठना था यार? वो आप पारे में बैठ के भी मॉनिटर कर सकते थे, वहाँ आसान था उनके लिए, वहाँ ज़्यादा उनके पास वो राब्ते के वसाइल और सारा कुछ ज़्यादा था। ऐवान सदर में वो जो अलविदाई मुलाकात है वो करने गए थे। 19 तारीख को चांद ग्रहण है और 19 तारीख को हुई उनकी रवानगी है पेशावर के लिए। ये बहरहाल 20 के बाद और चीज़ें भी बहुत सारी खुलेंगी। तो वहाँ जो कानूनी मसाइल पैदा हो गए हैं, गिनती का मसला, ज़ाब्ता-कार की खिलाफ वर्जी, फिर चैलेंज करना, फिर इन बिलों में ख़ास तौर पर मैं सरदस्त वो जो इलेक्शन इस्लाहात वाला बिल है, EVM भी उसमें आता है, जिसको ईवल विशेष मशीन कहा है शहबाज शरीफ ने, उन पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले एक ऐसा केस है पाकिस्तानी अदालतों में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो तकरीबन 31 साल हो गए। 1990 की दहाई में वो शुरू हुआ था केस और आज फिर उसकी समाअत थी। वो है जनाब वफाकी शरई अदालत में एक केस है सूद के ख़िलाफ़। ये 90 की दहाई में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें वफाकी शरई अदालत में ज़ेर समाअत थी और उन्होंने कहा कि ये सूदी कारोबार सारे बैंक शेंक करते हैं तो इनको रोकें जनाब, सूद पे तो मना है इस्लाम में। तो ये और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी कानून जो इस्लामी शरिया के ख़िलाफ़ हो वो पाकिस्तान में नाफज नहीं हो सकता। और ये इख्तियार जो है ये वफाकी शरई अदालत का है। उन्होंने 1992 में कह दिया कि ओके ये नहीं बनता भाई। उन्होंने सूद को कलअदम कर दिया, तमाम सूदी निज़ाम को। उसके तहत जो भी प्राइज वान शाइन से वो तमस्कात पता नहीं क्या क्या उसमें आता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने कर दी कलअदम और कहा जनाब ये पाकिस्तान में सूदी निज़ाम नहीं चल सकता। आइन का आर्टिकल है 38F, वो भी ये कहता है, हुकूमत को पाबंद करता है कि जितना जल्दी हो सके रिबा यानी सूद को ख़त्म कर दिया जाए। वो भी एक आर्टिकल है, अलग से एक आर्टिकल है 38 सब आर्टिकल F। बहरहाल 1992 में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसमें अब मसला ये है वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के हवाले से कि जब उस फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील जाती है और अपील सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो जाती है, उसके लिए एक स्पेशल बेंच बनता है, उसको कहते हैं शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट का। उसमें आलम जज भी होते हैं। तो वहाँ जब गया वो एडमिट कर लिया उन्होंने। एडमिट करने के बाद इस पर अमल दरामद रुक गया जो वफाकी शरई अदालत का बेंच था। फिर मुशर्रफ का दौर आ गया। दिसंबर 1999 में खलील रहमान ख़ान साहब की सरबराही में
वो बेंच था, समाअत की उसने, उन्होंने वफाकी शरई अदालत का हुक्म बरकरार रखते हुए जो सरकार की और बैंकों की दरखास्तें थीं या अपीलें थीं वो खारिज कर दी। और लेकिन उन्होंने कुछ टाइम दिया 6 माह के करीब मुख्तलफ जो इक़दामात के लिए कि ये इक़दाम करे, और हुकूमत ने खुद तजावीज़ मांगी कि आप हमें तजवीज़ भी कर दें। तो वो कोई 1000 सफ़े से ज़्यादा बड़ी जजमेंट थी, वो मैंने खुद रिपोर्ट की हुई है। लाहौर में जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ अनाउंस किया गया था वो फैसला, और उससे पहले बाकायदा तलावत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब वो उसमें वजीरुद्दीन अहमद साहब ने एक इजाफी नोट दिया तो उन्होंने कहा जनाब टाइम कहा था इन्होंने देना। वजीरुद्दीन अहमद साहब भी उसके मैंबर थे उस बेंच के, तो उन्होंने कहा टाइम शाइम साडा काम नहीं अगर देना ना, साडा काम है कि असीं इन्होंने दसी है कि तजावीज़ दईए, साडा काम है फैसला देना, साडा काम है दसना कि कानून जिहड़ा रबा दा सूद दा ये कानून आइन के मुताबिक पाकिस्तान में चल सकता है, ये नहीं चल सकता तो मेरा ख्याल है नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, अल्लाह खैर चला, इसमें इनको 6 माह का टाइम देने की ज़रूरत नहीं। वो टाइम जो दिया गया था उस दौरान फिर इन्होंने वो PCO आ गया, खलील रहमान खान समेत तमाम जज जो हैं वजीरुद्दीन अहमद समेत वो चले गए घरों को, और फिर एक और बेंच आ गया जो जनाब उसकी समाअत कर रहा था, PCO वाले अरशाद हसन खान, शेख रियाज साहब की सरबराही में एक बेंच बना, वो बाद में चीफ जस्टिस भी हो गए थे। तो उन्होंने ये 2000 के राउंड अबाउट 2002 या 2000 में उन्होंने इस केस को रिमांड कर दिया वफाकी शरई अदालत को दोबारा कि जनाब आपका फैसला, यानी जो सूद के खिलाफ फैसला था वफाकी शरई अदालत का, उसको तो कर दिया कलअदम, और उसको वफाकी शरई अदालत को दोबारा भेज दिया कि आप इसकी दोबारा समाअत करें असर नौ। अब ये अजीब इत्फाक है कि जब उसकी पहली समाअत हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरई अदालत की लाहौर रजिस्ट्री में हुई है। वहाँ वो जो चीफ जस्टिस साहब थे तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो उन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके फ़ैसले में सुकम हैं, नकाइस हैं कुछ, तो इनको दूर करने की ज़रूरत है, तो आप फिर वो लेकिन हमें ये बताया नहीं नकाइस हैं क्या। अगर वो नकाइस हमें बताए जाते तो फिर हम उसके मुताबिक उसको देख लेते। फिर उन्होंने अपने जो रिसर्च ऑफिसर होते हैं उनको कहा कि आप भी देखें, जो अटॉर्नी जनरल थे उनको भी कहा कि आप भी देखें, वो बताएं इसमें क्या खामियां थी हमारे फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फैसला कलअदम किया है। उसके बाद जनाब दिन गुजर गए, आज उसकी फिर समाअत थी। ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ सारा कि उसकी आज समाअत थी। कुछ 30 के करीब, मेरा ख्याल है 30 के करीब जो जजेस हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे, वो वफाकी शरई अदालत के आए, घरों को चले गए, और कोई 6-7 चीफ जस्टिस इस दौरान आए, घरों को चले गए। अच्छा, अब वो था वफाकी शरई अदालत के टोटल हैं 8 जज, 8 जजों का फैसला था। शायद मैं भी अगर मैं गलत हूँ तो 1-2 कम होंगे किसी वजह से। बहरहाल फुल कोर्ट का जो वो फैसला था और उन्होंने कलअदम किया था सूद को, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि उतनी तादाद तो होनी चाहिए ना वफाकी शरई अदालत की जितने जजों ने फैसला दिया था। ये जज साहबान आते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, और फिर वो सस्ते रेट पे गाड़ी लेके घरों को चले जाते हैं। जो काम करने वाले 25-30 टोटल केस रह गए हुए हैं वफाकी शरई अदालत में। ये कितने दुख की बात है। और वहाँ जो तादाद है, जो मैंने कहा कि 8 जज हैं चीफ जस्टिस समेत, यानी एक चीफ जस्टिस 7 दीगर जजेस, तो अब वहाँ सिर्फ 2 जज हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जई साहब हैं और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो हैं वो हैं। 2 बेंच, 2 रुकनी बेंच जो लार्जर बेंच है उसके फैसले को कैसे देखेगा, क्योंकि रिमांड हो गया है। रिमांड होने के बाद कानूनी तकाजा यह है कि जितने रुकनी बेंच ने पहले सुना था कम से कम उतने रुकनी बेंच हो या उससे ज़्यादा। यहाँ 2 रुकनी बेंच कैसे उसका फैसला करेगा? ये रियासत मदीना वाले हैं।
और अटॉर्नी जनरल साहब ने तो कह दिया था आपको इख्तियार ही नहीं। आज लेकिन वो बाबर रवान अदालती मावन के तौर पर पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ही का इख्तियार है। उन्होंने पूछा हुकूमत से, जनाब आपने 15 साल 20 साल में क्या इकदाम किए हैं सूद के खात्मे के लिए, चलो सन वही दस दो। एक कोई 14 नकाती इन्होंने सवालनामा भी जारी किया हुआ है उलमा कराम को कि बताएं वो गाड़ियों वाली बात जो मैंने की है ना 2014 में आगा रफ़ीक साहब जो किसी दौर में सेक्रेटरी कानून भी रहे हैं, वो चीफ जस्टिस थे। तो 1800 सीसी मर्सिडीज़ कार जिसकी कीमत कोई 6.6 मिलियन के करीब बताई जाती है, यानी कि 60-70 लाख उसकी मालियत थी उस वक्त, 2014 की बात कर रहा हूँ। तो वो 2.5 मिलियन में वो उन्होंने मंजूरी दे दी थी कि ना मैनू दो, मैं लेके जा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब भी एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ ले गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के होर जज भी ले गए थे, उस तो बाद भी सुने वो सदक गिलानी साहब भी, सदक हसन जिलानी साहब, वो भी। इस तरह यार वो बस हो जाता है, ये काम शाम ऐसे ही हो रहा है जैसे होना है। 2 जज हैं तो वो जनाब अब लगे हुए हैं कि जनाब आप बताएं, और तारीख फिर पड़ गई, तरीक़ों पे तरीक़े। यानी ये 31 साल पुराना केस है सूद का, फैसला नहीं हो रहा है इसका। अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया नज़रसानी में अपीलें मुस्तरद, लेकिन बाद में जब नज़रसानी हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई थोड़ा फैसला वफाकी शरीय अदालत ठीक नहीं है। और उसकी रीजनिंग भी वफाकी शरीय अदालत की उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा सी कि रीजनिंग यार कुछ समझ नहीं आ रही है, की हो रहा की नहीं हो रहा। अब आते हैं जनाब अजलास जो हो गया आज वहाँ, वो उनके जो पहले जब बिल पेश करने के लिए तहरीक ज़ाहिर करारदाद हुई कि जनाब ये बिल पेश होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वोटिंग हुई तो 221 सरकारी गिनती में और 203 जो है वो अपोजिशन वाले थे। अब इनकी जो तादाद है वो 225 है जो हुकूमत है, तो हुकूमत के तो 4 वोट कम हो गए, और अपोजिशन की जो तादाद है वो बनती है 211। 213 लोग कहते हैं, एक तो सागडार वाली निकल गई, 212 हो गए, एक निकल गई आपकी परवेज़ मलिक वाली, 211 हो गई, और एक जो मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ हैं वो इद्दत में है, वो नहीं आई, तो वो होगी जनाब 210। अब 210 में वो उनको वोट मिले हैं 203, यानी इसके बाद 7 वोट जो हैं वो कुछ इधर उधर हुए हैं। वो क्या हुआ है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब और बिलावल दोनों ने ये कहा है कि वो बीमार हैं बहुत सारे, मसलन नवीद कमर साहब वो कहते हैं कि ICU में हैं, और अख्तर मैंगल साहब की जो अहलियाँ हैं वो शदीद बीमार हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। यूसुफ तालपुर साहब भी बीमार हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं। बहरहाल इसको छोड़ दें, वो कहते हैं गिनती ठीक नहीं हुई जनाब, गिनती का मसला हो गया है, वो खड़े करके गिनती करवाई, यही तरीका होता है गिनती करवाने का। ऐसे होता है, वो जो होते हैं हक में होते हैं वो खड़े हो जाएं, जो मुखालफ हैं वो बैठे रहें, इस तरह ही गिनती होती है। वो कहते हैं जनाब उसमें मशीरों को गिन लिया, वो 7 मशीर थे अदालत वहाँ, चलो 7 नहीं उससे भी ज़्यादा कर लें, 221 में 7 मजीद निकाल दें, 14 हो गए। आपके तो 203 है, चलो 4 और निकाल दें, 210, फिर भी मंजूर हो, फिर भी वो बनता है कि उनका अक्सरियत थी, ठीक है, बिल पेश किए। फिर वो जो वॉइस वोटिंग है, आवाज़ से यस या नो से, उससे फैसले किए कि वो जब ये वोटिंग हो जाए तो उसके बाद यस नो वाला ही होता है, तो वो अंदाज़ा हो जाता है तहरीक पेश करने के हवाले से। दोबारा गिनती का कहा, रोला चला पड़ गया, जो भी है। अब ये कहते हैं हमने इनको चैलेंज करना है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो रूल्स हैं पार्लियामेंटेरियन उनमें ये लिखा हुआ है कि जब मुश्तरका अजलास हो रहा हो पार्लियामेंट का, तो फिर हुकूमत को टोटल अरकान के 51% वोट लेना होंगे। यानी 342 का ऐवान है लोअर कोर्ट, लोअर यानी कौमी असम्बली, और 100 हैं सेनेटर, टोटल हो गए 442। यानी वो कहते हैं कि इनको बिल पास करवाने के लिए कम से कम 222 वोट चाहिए थे, जबकि इनको मिले हैं 221। वो ये कह रहे हैं कि रूल है, लेकिन मेरा ख्याल है
कि ये बात ठीक नहीं, क्योंकि जो आइन है वो बालातर है और वही रूल्स जो उसके ताबे ही होते हैं। आइन का आर्टिकल है 72 सब आर्टिकल 4, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है, दोबारा बता दूं मैं, आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 4, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब मुश्तरका इजलास होगा तो उसमें जो हाज़िर अरकान हैं उनकी अक्सरियत के साथ फैसले होंगे। तो वो 221 हों, 210 हों, लेकिन फ़र्क हो, अक्सरियत में हो वो लोग, तो वो बिल मंजूर हो जाएगा। वो जो जरदारी बिलावल साहब कह रहे हैं वो अदम एतमाद वगैरह के सिलसिले में जो है वो है कि टोटल अरकान जो हैं असम्बली के, उनके 51, वो अलग चीज़ है कि वे वोट लेने होंगे करारदाद के हक़ में, जो भी करारदाद हो, अदम एतमाद की हो या एतमाद की हो, वो वोट लेने ज़रूरी। और दूसरी बात ये है कि क्या इस बुनियाद पर कि जनाब रूल फॉलो नहीं किए गए, गिनती का भी करौला पड़ा हुआ है ना, इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? इसका जवाब ये नहीं। आइन का आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई ज़ाब्ता कार की बेज़ाब्तगी हो जाए तो इस बुनियाद पर महज इस वजह से उसे अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसका अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। ये 69 कहता है, आइन का आर्टिकल 69, उसके मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर ज़ाब्ते के हवाले से वो सही दुरुस्त ना हो तो उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इसमें इतनी सी बात। और फिर जो कुलभूषण वाला मामला है, यादव कुलभूषण वाला, उसमें ये डरे हुए हैं आलमी अदालत इंसाफ और UN वगैरह से। ये कहते हैं जनाब आलमी अदालत इंसाफ ने कहा था कि इन्हें अपील का हक़ दिया जाए और कौंसलर रसाई दी जाए। कुलभूषण यादव जो है उस वक्त तो बड़ी जबड़ के मारते, नाम नहीं लिया जी कुलभूषण यादव का नवाज शरीफ ने, खुद ऐसे लमलेट हुए हैं कि स्पेशल एक बंदे के लिए बिल, उसका नाम ही है कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से भेजेगी हिदायत के मुताबिक एक बिल, इस टाइप को बिल है। उसमें यह है कि ये 2016 में पकड़ा गया था, भारतीय जासूस है, वहाँ की बहरिया का अफसर है। 2017 में इन्हें मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत दी, उसी साल ये चले गए। पहले तो मान ही नहीं रहे थे इंडिया वाले कि हमारा बंदा है, हमारा अफसर है, फिर वहाँ चले गए जनाब, पता नहीं कौन कौन से कन्वेंशन हैं UN के, उनके मुताबिक इनका इंसाफ नहीं हुआ। और जुलाई 2019 में आलमी अदालत इंसाफ ने ये फैसला दिया, पहले तो उन्होंने स्टे किया इनकी सज़ाए मौत, और फिर उन्होंने ये फैसला दिया कि जनाब इनको जो बुनियादी हकूक़ हैं इंसाफ के, उनके मुताबिक अदालत तक अपील वगैरह का हक़ दिया जाए और कौंसलर रसाई दी जाए। अब यादव साहब जो है वेरे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपील ही नहीं करनी, मैंने वकील नहीं चाहिए। ये खौफज़दा थे कि कहीं ये मामला दोबारा UN में न ले जाए, कोई बंदिशबंदी न लगवा दे भारत वाले, पूरी दुनिया तो इन्होंने नाराज़ की हुई है। अब ये बिल आया है जिसके तहत उनको ये हक़ मिल गया है अपील का और फिर कौंसलर रहाई का। अब वो इस हक़ को कैसे इस्तेमाल करता है, नहीं करता, क्या करता है, क्या आगे होकर वो फिर भी कह सकता नहीं मैं नहीं अपील, लेकिन फिर इनके पास एक टूल आ जाएगा कि जनाब वो तो हमने तो उनको अपील का हक़ दिया है, वो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है पाकिस्तान की कि जनाब ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इनके ख़िलाफ़ रिट में, यानी कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो है वो रिट जुडिक्शन में एक तरह से अपील दायर हो सकती है। वही जो आपको याद होगा कि वकार सेठ साहब जो चीफ जस्टिस थे, जो कोरोना से अल्लाह को प्यारे हुए, उन्होंने कोई 70-75 जो फौजी अदालतों के जजमेंट्स थी वो कलदम कर दी थी कि वो रिट जुडिक्शन में। तो उन्होंने कहा ये अपील का हक़ तो हासिल है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। वो अब इन्होंने कहा नहीं जी असी तो बिल्कुल लम्बे पै के थल्ले पै के और वो पैरों में हथ ला के पहले भी लाते रहे ने ये करना। और बाकी वो जो EVM वाला है वो तो कतई वो जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो आइन से मुतसादम है 100%। वो जो श्योर करना होता है सीक्रेसी को
वोट की और गैर जानबूझ शफाफियत को, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है कि ईवीएम से ये चीज़ें दोनों जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती। और पूरी दुनिया में कुछ 6-7 ममालिक, शहबाज शरीफ साहब ने बताया है कि जो ईवीएम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जर्मनी जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क ईवीएम से वापस गया है। तो वो कहते हैं कि ये तो एक तो ये होगी बात कि उनके जो दायरा इख्तियार उसमें गड़बड़ की है इन्होंने, और फिर दूसरा इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी वो दे दी नादरा को। ये तो सीधा सीधा कट है उनके इख्तियारात पे। आइन के आर्टिकल 222C में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और किसी भी हल्का में किसी वोटर की रिहाइश से मुतल्लक जो शराइत हैं वो इलेक्शन कमीशन ने तय करनी है, और वोटर लिस्ट पे एतराज़ात जो हैं उनकी समाअत इलेक्शन कमीशन ने करनी है। इन्होंने अपना एक बंदा लगाया हुआ है तारक मलिक नादरा का। अब कहते हैं नादरा वाले लिस्टें बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन उनसे हेल्प ले सकता है, नादरा को हुक्म दे सकता है कि जनाब ये लिस्ट ऐसे बनाएं, ये करें, वो करें, हमें डाटा दें। वो जब हम शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो पूछते हैं कि किस हल्के में आपने नादरा वाले, तो वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन लिस्ट बनाना, लिस्ट जारी करना, ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। ये आइन में तरमीम किए बगैर ये कानून नहीं बन सकता। अगर ये चैलेंज होता है, एक तो ये कहते हैं ना हम चैलेंज करेंगे खुद अपोजिशन वाले, अगर वो भी चैलेंज कर देता है इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है वो भी चैलेंज करेंगे इसको। इलेक्शन कमीशन अजलास बुलाएगा और ख़ुद इसको, मेरा ख्याल है वो चैलेंज करेंगे कि जनाब ये हमारे इख्तियारात जो आइन ने हमें दिए हैं ये कानून के तहत कैसे हो सकता है। और फिर वो जो बैरून मुल्क लोग हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वो क्या हैं मेल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए वोट का हक दीजिए, वो तो फिर वो पाकिस्तानियों को भी मिलना चाहिए वोट का। और फिर वहाँ धांधली और वो सारा कुछ जो है वो चांस मौजूद है उस चीज़ के, ईवीएम में भी और उसमें भी आई वोटिंग जो है उसके ज़रिए भी जो इंटरनेट वोटिंग शूटिंग कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है उन्होंने। बिलावल ने के जैसे ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए स्पेशल सीटें, इसी तरह इनके लिए भी स्पेशल सीटें मुख्तस कर दी गई। 80 लाख बंदे जो हैं जो वोटर बाहर पाकिस्तान से रहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत पहले मैंने भी एक में कहा था कि जनाब एक अमेरिका वालों के लिए करते हैं, एक यूरोप वालों की सीट करते हैं, एक अरब स्टेट्स में रहने वाले हैं या अदर्स जो हैं उनके लिए 2-3 सीटें मुकर्रर कर दें, वहाँ वो वोट डालें। और यहाँ ये इसमें धांधली के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें इसको क्या होता है अदालत में। पहले तो कहते हैं हमने नहीं जाना, ठप्पा लग जाए। अब मेरा ख्याल है कि मामला कुछ सुधर गए हैं। अब ये इसको तमाम कवानीन को चैलेंज करेंगे। ये जो ज़ाब्ते वाली बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानना कि जनाब ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है, और वो मुश्तरका इजलास में जो हाज़िर अरकान वाली बात है उसको भी नहीं मानना। बाकी जो शिक्के हैं इन आर्टिकल्स की वो जो आइन से मुतसादम है उनको सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ज़रूर जायज़ा लेगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।